अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो लेसन में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उसका नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिक्वायरमेंट देखते हैं, सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है, एक्सेस साउंड अ मिड रेंज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लॉन्च्ड इट्स वायरलेस ईयरबड्स एक्सेस पॉड्स 3 years ago। यानी कि एक मिड रेंज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ना बहुत महंगे ना बहुत सस्ती चीज़ें बेचती है, उसने ये चीज़ें लॉन्च करी। इनिशियली द प्रोडक्ट स्ट्रगल टू गेन मार्केट शेयर इन अ क्राउडेड सेगमेंट। सेगमेंट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत सारे अलग अलग सप्लायर्स अवेलेबल हैं। विद ओनली लिमिटेड सेल्स, तो उसकी सेल्स बहुत लिमिटेड थी। However, it eventually gained traction following the introduction of influencer marketing campaigns and product road shows। यानी कि आपने देखा हुआ होगा कि कभी कभी जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज किया जाता है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके जरिए प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचाई जाती है, तो ये काम हुआ। Recently, sales have gone down as most tech influencers have shifted to newer brands offering active noise cancellation and integrated AI features। अब यहाँ पर ये जो एक्सेस साउंड है, ये मिड रेंज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचता है, बहुत ज़्यादा आउट क्लास या बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी की चीज़ें नहीं बेचता है। पहले सेल्स बहुत कम थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया गया, प्रोडक्ट रोड शोज करे गए, सेल्स बेहतर हुई। लेकिन अब वापस से जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो रहा है नए ब्रांड्स की तरफ, क्योंकि वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को और एआई रेलेवेंट फीचर्स को ऑफर करते हैं। रिक्वायर्ड ए में है आइडेंटिफाई and explain the stages of the product life cycle demonstrated in the above situation। Identify and explain the stages। stages आपको पता है, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेच्योरिटी है, डिक्लाइन है। उन स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर वाले सिनेरियो में वो स्टेजेस कहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स है इसके। उसके बाद है, फॉर ईच स्टेज आइडेंटिफाइड इन ए में जो आपने स्टेज आइडेंटिफाई किया, हाईलाइट टू रेलेवेंट कॉस्ट इनकर्ड। कौन सी 2 रेलेवेंट कॉस्ट है जो इनकर करेंगे, सच है शुरू में हम जो प्रोडक्शन वगैरह की कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पे कर रहे होंगे, मार्केटिंग की कॉस्ट कर रहे होंगे। एंड रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और हर लेवल पर क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके हैं 7 मार्क्स। तो अगेन ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है उसका आंसर जो है वो 2 4 5 बार पढ़ा करें, सवाल को 2 4 5 बार पढ़ा करें। फिर आपके अंदर एक कंफर्ट लेवल डेवलप होगा। सर, अगर पेपर में नया सवाल आया तो कैसे लिखेंगे, खुद ही लिखना शुरू कर दोगे अगर आपने जो पास पेपर के सवाल आए हैं उसको अच्छे से 2 4 5 बार रीड कर समझा होगा, और उस पर आपकी ग्रिप होगी, खुद ही लिखना शुरू कर दोगे, यकीन मानो। और तुम्हें 10 में से 10 मार्क्स नहीं चाहिए, तुम्हें 10 में से 5 मार्क्स चाहिए। थ्योरी वाले एरिया कंपेरेटिवली लिखने के लिए, नई चीज लिखने के लिए मुश्किल होता है, जानता हूँ। लेकिन जब पास पेपर की प्रैक्टिस होगी तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए जी, देखते हैं क्या लिखता है। पहला फेज आपका इंट्रोडक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल को अच्छे से 1 2 बार रीड जरूर कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। पहला फेज हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन का स्टेज होता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई, इनिशियली द प्रोडक्ट स्ट्रगल्ड इन अ क्राउडेड मार्केट एज ओनली अ फ्यू पीपल बॉट द प्रोडक्ट, ये सवाल में लिखा हुआ था। Explanation, during this stage of a product life cycle, there is some sales demand, but total sales are low। जनरली इंट्रोडक्शन के फेज में सेल्स जो होती है वो लो होती हैं। फर्म्स दैट मेक एंड सेल द प्रोडक्ट इनकर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड स्टार्टअप कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट आर हाई। द प्रोडक्ट इज नॉट येट प्रॉफिटेबल। इस वक्त प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो आप, स्टार्टअप लगा रहे होते हो, उसका खर्चा कर रहे होते हो, और रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपके पास ग्रोथ का स्टेज आता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, यानी कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। इट इवेंचुअली गेन ट्रैक्शन स्पेशली व्हेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड रोड शो कैंपेन्स वेर अरेंज्ड। इसका मतलब हमें सवाल से इसको लिंक ऐसे करना है कि सवाल में जहां जहां इंट्रोडक्शन के जरिए से या ग्रोथ के जरिए से कोई बात लिखी हुई थी उसको आइडेंटिफाई कर बताना है कि अच्छा, इसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये ग्रोथ हो रही है। अब जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह और रोड शोज हुए तो वो ग्रो करने लगी उसकी मार्केट। एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज total sales demand in the market grows at a faster rate। New entrants are attracted to the market by the prospects of high sales and profits। At an early stage during the growth phase, companies in the market begin to earn profits।
यानी कि ग्रोथ स्टेज में सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नए मार्केट एंट्रेंट्स देखते हैं कि भाई इस मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा ग्रो कर रही हैं कंपनीज, तो हम भी एंटर होते हैं और कंपनी जो है वो प्रॉफिट बनाना शुरू कर देती है। फिर आ जाता है डिक्लाइन फेज। अमूमन ये 4 फेजेस ही होते हैं। डिक्लाइन फेज में लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, रिसेंटली सेल्स हैव गॉन डाउन, सेल्स गिरी है, इसका जिक्र सवाल में किया हुआ था। मोस्ट टेक इन्फ्लुएंसर्स हैव मूव्ड ऑन टू न्यूअर ब्रांड्स ऑफरिंग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड इंटीग्रेटेड एआई, ये बात भी सवाल में मेंशन थी। एक्सप्लेनेशन, टोटल एनुअल सेल्स इन द मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल, यहाँ पर यानी कि डिक्लाइन के फेज में सेल्स जो होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। एज सेल्स फॉल्स सो डू प्रॉफिट्स, सेल्स गिरेगी तो प्रॉफिट भी गिरेंगे। दिस लीड्स टू कंपनीज लीविंग द मार्केट विच कंटिन्यूज until it is no longer possible for any company to turn a profit from the product। यानी कि अगेन डिक्लाइन फेज में ये होता है कि कंपनीज ये दिखती हैं कि भाई अब ये इंडस्ट्री तो प्रॉफिटेबल नहीं रही है, चलो अब यहाँ से एग्जिट कर कर और कोई और बिजनेस करते हैं। अच्छा, फिर हमारा जो पार्ट बी था स्पेसिफिकली जो कॉस्ट से रेलेवेंट था, की कॉस्ट इन्वॉल्व, अब ये 7 मार्क्स का पार्ट था। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पर क्या कॉस्ट होंगी? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होंगी, ठीक बात है, आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होगे प्रोडक्ट्स की। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी, ठीक बात है, आप जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होगे। सेटअप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब देखिए आपने ये जज करना है कि हम कौन सी कॉस्ट लिखें। इंट्रोडक्शन फेज बिल्कुल ही इनिशियल फेज है, उस इनिशियल फेज पर जो कॉस्ट इनकर होंगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट जो है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगी, कुछ मैं मार्केटिंग कर रहा हूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स यानी कि उसको बेचने के लिए एक चैनल सेटअप कर रहा हूँ कि किस तरह से गुड्स डिलीवर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करूंगा, तो यहाँ पर आपने वो बातें जरूर मेंशन करनी है। रिकमेंडेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये भी पूछा था हमने, फोकस ऑन प्रोडक्ट अवेयरनेस, डिफरेंशिएशन एंड अर्ली यूजर फीडबैक। यानी कि आप एक तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, आपका प्रोडक्ट दूसरों से क्यों डिफरेंट है इसको हाईलाइट करें, और कस्टमर जो फीडबैक देता है उसको इनकॉर्पोरेट करें। Offer demo units, launch events, or trial campaigns to create word of mouth interest. This strategy emphasizes information, promotion, and selective reach at the introduction stage. लोगों को फ्री में कुछ सैंपल्स दे दें, कोई लॉन्च इवेंट्स करवाएं, कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि नए प्रोडक्ट के लिए जो इवेंट्स होते हैं वो मार्केटिंग कैंपेन्स करवाएं। यानी कि इफेक्टिवली अभी तो लोगों को पता ही नहीं है ना, तो उनको हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, इस तरह के खर्चे करे जाएं। ग्रोथ स्टेज पर क्या है की कॉस्ट इन्वॉल्व? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ स्टेज पर आपको इन्वेंट्री हैंडल करनी होगी, वर्किंग कैपिटल आपकी इन्वेंट्री से रिलेवेंट है, आपका जो स्टॉक है वो आपने मेंटेन करना होगा, तो उसमें आपका पैसा ब्लॉक होगा, उसके लिए आप फंड्स शायद हो सकते हैं लोन पे लो, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट भी दो। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, पहले शायद 100 यूनिट्स बनाने पड़ रहे होंगे, अब शायद 2000 यूनिट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा प्लांट लेना है, बड़ी मशीन्स लेनी है, प्रोडक्शन वर्कर्स हायर करने हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू रीच द कस्टमर बेस। अब देखिए यहाँ पर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है उसका मेन काम क्या है कि कस्टमर की बेस को इंक्रीज किया जाए। 2 लोगों को पता था तो अब 4 लोगों को पता हो जाए, पहले तो पता ही नहीं था। तो हमने अपना आंसर जो है उसमें ये एंगल जरूर इनकॉर्पोरेट करना है कि यहाँ पर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है उसका क्या पर्पस है, और ऊपर हमारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो है उसका पर्पस था कि हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस तो दें लोगों को। Reinforce brand image, reinforce brand image, improve availability and enhance customer experience। कस्टमर के एक्सपीरियंस को improve करें, ब्रांड इमेज को reinforce करें, लोगों को पता है, बार बार याद दिलाएं। जिस तरह से पेप्सी और कोक है, सबको पता है कि पेप्सी और कोक मिलती है, लेकिन फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, लोगों को बार बार बताते हैं कि भाई हम हैं हम हैं। ठीक है। इंप्रूव अवेलेबिलिटी, अगर पहले 2 जगह पर अवेलेबल थी ये चीज, कोशिश करेंगे वो 10 जगह पर अवेलेबल हो, उससे भी कंज्यूमर्स की रीच आपके प्रोडक्ट तक इंक्रीज होगी। यूज वैल्यू एडेड बंडल्स एंड रेफरल इंसेंटिव्स टू ग्रो द मार्केट शेयर। रेफरल इंसेंटिव्स क्या होता है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल, जनरली फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल वॉलेट है, या लेट से कोई फूड पांडा है, इजी पैसा है, तो फूड पांडा में क्या होता है, आप 5 नए लोगों से पहला ऑर्डर प्लेस करवाएंगे तो हम आपको 200 रुपए का वाउचर देंगे, उससे क्या होगा कि कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग कर रहा होगा।
इसी तरह से इस तरह की स्कीम्स बनती हैं कि जिसमें कंपनी ये बोलती है कि भाई आप हमारे कस्टमर हैं, अगर आप 5 मजीद लोगों को रेफर करवाकर हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे तो हम आपको XYZ जो है वो प्रोमो कोड देंगे, ऑफर देंगे, पैसे देंगे, कोई कूपन देंगे जो आपको यूज कर सकोगे। This strategy supports mass market adoption and is appropriate for a product experiencing rising demand. डिक्लाइन स्टेज यानी कि आखिरी स्टेज, की कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, अनसोल्ड स्टॉक टाइड अप इन वेयर हाउसिंग और स्लो मूविंग चैनल्स। अब देखिए जब आपका डिक्लाइन फेज होगा तो ये वो फेज होगा जिसमें आपके पास माल तो पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट तो पड़ी हुई है, लेकिन उसको उसका खरीदने वाला कोई नहीं है, कोई खरीदार मौजूद नहीं है। आपकी जो मेन कॉस्ट इनकर हो रही होगी वो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट होगी। इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है इन्वेंट्री को स्टोर रखने या होल्ड करने के खर्चे। यानी कि जब मेरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो मुझे उसकी इंश्योरेंस भी करवानी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी खर्चे करने हैं, उस वेयर हाउस का भी रेंट देना है। डिस्काउंटिंग एंड मार्जिन रिडक्शंस रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू बल्क डिस्काउंट्स एंड क्लियरेंस प्राइसिंग। मुझे क्लियरेंस सेल लगानी पड़ेगी डिक्लाइन के स्टेज पर। कंज्यूमर्स अब आना नहीं चाह रहे, मुझे उनको डिस्काउंट्स दे देकर बुलाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा होगा। जो चीज़ 100 रुपए की थी अब शायद 70 रुपए में बेचनी पड़ेगी। क्लियरेंस सेल लगानी पड़ेगी, मुझे जो प्रोडक्ट पुराना हो गया है उस पर सेल लगाकर और उसको अपने स्टॉक से निकालना होगा। तो डिक्लाइन स्टेज पर इस तरह के एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। Recommended marketing strategy: use flash sales, bulk deals and discount retail partnerships to clear the stock. फ्लैश सेल्स यूज करें, बल्क डिस्काउंट डील्स यूज करें। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर या मुख्तलिफ आउटलेट्स पर आपने देखा होगा, कपड़ों के आउटलेट्स हो गए, जूतों के आउटलेट्स हो गए, क्या कहते हैं, चप्पलों के आउटलेट्स हो गए, या अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा कि क्लियरेंस सेल लगी हुई होती है, फ्लैश सेल लगी हुई होती है। आप इस दिन खरीद लें तो 50% ऑफ हो जाएगा। इस तरह की सेल्स लगी हुई होती है, उससे आपका स्टॉक क्लियर आउट होता है। Avoid additional promotional investment, instead harvest profits or plan for product retirement. The strategy suggests control cost control, selective retention और product refresh strategies at this stage. इस स्टेज पर आपको मजीद जो है वो कोई प्रोमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि बस अब आपका जो बचा हुआ माल है वो आप बेचकर एग्जिट करना चाह रहे हो। अब मजीद खरीदार मौजूद नहीं है और अभी मजीद खरीदार उसको खरीदना नहीं चाहता, आप जो है वो उसको बेचना चाह रहे हो और इसलिए आप कंज्यूमर्स को जो है वो चाह रहे हो कि वो आपसे अट्रैक्ट हो। अच्छा, अब अगेन देखिए, हर थ्योरी वाले सवाल की तरह आई नो, मुझे मालूम है और हर किसी को मालूम है कि खुद से ये सवाल का जवाब लिखना इतनी परफेक्शन से लिखा नहीं जा सकता। ये जो आपका सजेस्टेड आंसर है ये परफेक्ट आंसर है ना, 10 में से 10। अब देखिए आपके पेपर में जो थ्योरी वाला एरिया है उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज होगा। हाँ, आप इस सवाल के आंसर को 2 4 5 बार पढ़ें, खुद से लिखने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि आप 10 में से 10 मार्क्स इतना नहीं लिख सकेंगे, लेकिन 10 में से 5 6 7 मार्क्स का लिख लेंगे। अगर वो भी नहीं लिखा जा रहा तो आपको मजीद बार बार दोहराने होंगे पास पेपर्स। थ्योरी के बहुत सारे पास पेपर्स हैं हमारे पास, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका अभी भी सवाल होगा, सर पेपर में अगर कोई नया सवाल आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप उसकी फिक्र ना करें। अगर आपने पास पेपर्स को अच्छे से समझ समझ कर 3 3 4 4 बार रीड कर कर और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस किया होगा और थ्योरी को पक्का किया होगा तो कोई नया सवाल आएगा उसमें आप 100% नहीं, लेकिन 50 60 70% लिख लेंगे। बहरहाल इस सवाल को भी अगेन पक्का करें। मैं कहूँगा कि इसी वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके जहन में मेरी बातें जा रही हों, मुझे सुन रहे हो तो ज़्यादा याद रह जाए। और साथ में सवाल की रीडिंग 2 4 बार ज़रूर करें। ठीक है जी, 2 4 5 बार जब रीडिंग करेंगे चीज़ें आहिस्ता 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 आपको बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी, बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।